ये सब बहुत डिटेल में आती थी चीजें। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, इसको आपको अब इस पोजीशन पे जानने की आवश्यकता नहीं, बस ये नाम आप एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया होता है वेव का, राइट। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड, राइट, ये होता है एएम बैंड। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है दैट इज फ्रॉम 540 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज, राइट। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यही है। 530 आप कर दो, इसको 530 कर दो 40 की जगह। कुछ बुक्स में 540 भी मेंशन होता है और कुछ बुक्स में 530, लेकिन ठीक है रखो आप इसको, क्योंकि हम लोग जब ऑटो सर्च में डालते हैं तो हमें 530 से वो शुरू होता है। 530 किलो हर्ट्ज 1710 किलो हर्ट्ज। अभी मैंने ऑटो सर्च बोलता, मैं बताता हूं आपको क्या चीज होती है। ये एएम बैंड क्या होता है? ये पूरा का पूरा रेडियो वेव्स की ये इतनी बड़ी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, और उनको हमने बाइफरकेट किया हुआ है उनके एप्लीकेशन के आधार पर। ये रेडियो वेव्स जो है यूजुअली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितना भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। कम्युनिकेशन क्या होता है? सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, यही कम्युनिकेशन होता है। तो देखो जरा, उसमें फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज का एएम बैंड। एएम बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज 530 किलो हर्ट्ज टू 1710 किलो हर्ट्ज होती है बेटा। ये पहली चीज, ये पक्का कर लो, राइट। अच्छा, इसका इस्तेमाल किसमें होता है बेटा? रीजनल ब्रॉडकास्टिंग। आपने देखा होगा रेडियो अगर आप लगाओ तो उसमें ये बैंड होता है 530 किलो हर्ट्ज से 1710 किलो हर्ट्ज वाला। ये रीजनल प्रसारण सेवा जिसको बोलते हैं। तो लोकल स्टेशन होगा आपका, जैसे कोई लोकल स्टेशन है हरियाणा में, मान लो रोहतक में कोई रेडियो स्टेशन है, तो रेडियो स्टेशन वो लोकल कार्यक्रम प्रसारित करेगा हरियाणवी के। तो वो लोकल रीजन तक, इनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती, 100, 150, 200 किलोमीटर तक अपनी वेव्स को फेंकेंगे, और जो भी प्रोग्राम वो चला रहे हैं, चाहे गाने चला रहे हैं, कोई डिस्कशन चला रहे हैं, ठीक है, कोई डिबेट चला रहे हैं, तो वो सारा कुछ उन जहां उतनी रेंज में वो जो भी रिसीवर्स होंगे, एंटीनास होंगे रेडियोस के, वो रिसीव करेंगे उसको। इसको लोकल प्रसारण सेवा बोलते हैं, ठीक है, रीजनल ब्रॉडकास्टिंग। वो उसकी रेंज है ये, और उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड बोला जाता है, ठीक है। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है एएम बैंड, देन वी हैव शॉर्ट वेव बैंड। शॉर्ट वेव बैंड, ठीक है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ये सारा कुछ बेटा एसएचओ आरटी है बेटा। ये सारा कुछ जो भी चल रहा है वो रेडियो वेव्स में ही हम बाइफरकेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट वेव बैंड की जो होती है वो होती है 1710 किलो हर्ट्ज से लेके, ठीक है, इसकी एंडिंग जो है से लेके 54 मेगाहर्ट्ज तक होती है। क्लियर हो गया? शॉर्ट वेव बैंड। अच्छा, वेव की जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होती जाती है बेटा? घटती जाती है। तो वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, इसीलिए सो द नेम गिवन शॉर्ट वेव। शॉर्ट होती जा रही है वेव, ठीक है ना, वेवलेंथ कम होती जा रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इसलिए इस बैंड को शॉर्ट वेव बैंड बोला जाता है। क्लियर हो गई बात? देन आता है हमारा, और ये सारा कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए ही यूज हो रहा है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बाइफरकेशंस आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसके बाद अगर आप बात करोगे तो 54 मेगाहर्ट्ज से लेके, ठीक है, इन पर्टिकुलर मैं आपको बता देता हूं, अप टू 890 मेगाहर्ट्ज, जितना रिमेंबर रख सको उतना ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कुछ पता होने चाहिए मेन, ठीक है। 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक की जो रेंज है, मेगा चल रहा है याद रखना, इसमें टेलीविजन प्रसारण होता है, टेलीविजन वेव्स, राइट। देन एक आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूं, और ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। देखो, एक एएम आपको याद कर होना चाहिए, और एक ये एफएम। एफएम से अब आप सबको थोड़ा सा याद आ रही होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड, ठीक है, और
हम बोलते हैं ना 93.7 FM और ये सब वो सब, तो वो क्या होता है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी जिसपे वो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उन प्रोग्राम्स की, ठीक है। और उसकी रेंज क्या है मैं बताता हूं पहले आपको। इट इज फ्रॉम 88 मेगाहर्ट्ज टू 108, ये याद ही हो जाती है, ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है। 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज, इसीलिए देखो 93.95 वो बोलते हैं ना एफएम, ठीक है। तो वो ये मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसीज है। तो ये जो रेडियो वेव्स है, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वेव्स का। तो इसके लिए इसके अलग अलग प्रकार के जो रेंज बनती है फ्रीक्वेंसी की, उनके अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन है। एंड हमने देखा एएम बैंड हो गया, ठीक है, शॉर्ट वेव बैंड हो गया, ठीक, देन दिस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बैंड एंड देन दिस टेलीविजन वेव्स एटसेट्रा, ये याद रखने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसमें बहुत ज्यादा कोई हाई फाई चीज नहीं है आपको, लेकिन याद करना है एट एनी कॉस्ट। सेकेंड वेव्स आती हैं हमारी माइक्रोवेव्स, ठीक है। हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं वेव्स की, यूजेस पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 2-3 यूज पता होने चाहिए। माइक्रोवेव्स का पहला यूज बड़ा कॉमन है बेटा, सभी को लगभग पता है कि हम रेडार की मदद से माइक्रोवेव्स को छोड़ते हैं, रिसीव करते हैं, एंड दैट हेल्प्स इन किस पे बेटा, सोचो जरा, यस, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ रेडार एंड माइक्रोवेव्स एयरक्राफ्ट नेविगेशन, जो जहाज ऊपर उड़ते हैं तो एटीसी से कनेक्ट होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, राइट। तो वो सारी जानकारी कितनी हाइट पे है वो सब उनके इंस्ट्रूमेंट्स बताते हैं, ठीक है। तो वो जो कनेक्शन हो रहा होता है उनके बीच में, या कोई जहाज दौड़ स्पीड से जा रहा है तो हम बता सकते हैं उस जहाज की स्पीड कितनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि क्रिकेट में भी स्पीड ऑफ बॉल बताई जाती है, लॉन टेनिस में भी स्पीड ऑफ बॉल बताई जाती है। क्रिकेट हो गया, ठीक है, लॉन टेनिस हो गया, तो ये माइक्रोवेव्स के जरिए ही डिटेक्ट की जाती हैं स्पीड्स, राइट। या फिर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है यदि स्पीड ओवर स्पीड हो रही है किसी व्हीकल की, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने 3 एप्लीकेशंस तो एटलीस्ट बता दिए, ठीक है, कि रेडार की मदद से इट हेल्प्स इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, इट डिटेक्ट्स द स्पीड ऑफ बॉल इन क्रिकेट, लॉन टेनिस एटसेट्रा, ठीक है। इट ऑल्सो डिटेक्ट्स द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स। एक और हम लिख देते हैं, ये चाहे बी के अंतर्गत ही डाल देना, स्पीड ऑफ ये सब व्हीकल एंड बॉल्स। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स, फॉर कुकिंग फूड, राइट। तो दिस इज अबाउट माइक्रोवेव्स, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स। बेसिक जानकारी हमने देख ली है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, ठीक है, बिकॉज दे हेल्प इन द हीटिंग ऑफ द बॉडीज, राइट। सो इंफ्रारेड वेव्स की एप्लीकेशन जो है, इट इज यूज्ड इन, फर्स्ट है फिजिकल थेरेपी, ठीक है। जैसे हमारे जो प्लेयर्स हैं जब खेलते हैं, व्हेन दे प्ले, कभी कभी मस्कुलर स्ट्रेचिंग हो जाती है, मसल स्ट्रेच हो जाती है, फट जाती है कभी कभी, ठीक है। तो हम उनको ट्रीट कैसे करते हैं, तो हम उनकी फिजिकल थेरेपी में क्या आता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका सेकाई की जाती है, और वो सेकाई जो होती है इंफ्रारेड वेव्स की मदद से की जाती है, ठीक है। एंड देन वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती हैं, एंड इट रिलैक्सेस द मसल्स, राइट। तो फिर इट हेल्प्स इन फिजिकल थेरेपी, इंफ्रारेड वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देन आप लोगों ने इंफ्रारेड फोटोग्राफी के बारे में भी सुना होगा। तो इंफ्रारेड फोटोग्राफी क्या करती है बेटा, ये इवन इंफ्रारेड फोटोग्राफी स्मोक हो, कोई धुआं हो जगह, कहीं फॉग हो, उसमें भी हम देख सकते हैं, ठीक है। फॉग आ गया हमारे सामने,
धुंध आ गई, तो धुंध के पीछे क्या है वो, अगर वो हमारे पास इंफ्रारेड कैमरा है, ठीक है, तो इंफ्रारेड फोटोग्राफी से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं क्या कोई स्मोक है तो हम उस दूसरी साइड की चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो इंफ्रारेड फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है, इन स्मोक्स या फॉग एरियाज में दे आर यूज्ड, राइट, इंफ्रारेड। एंड कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस दे आर ऑल्सो यूज्ड, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, जो इंफ्रारेड वेव्स हैं दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट्स, ठीक है, दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू सैटेलाइट्स। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कैसे, कैसे, क्योंकि वहां पे जो सोलार पैनल लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी चार्जिंग करने का काम ये इंफ्रारेड वेव्स करती हैं, ठीक है, एंड उनकी चार्जिंग होने पर दे प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सैटेलाइट्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ सोलार सेल्स, विद द हेल्प ऑफ सोलार सेल्स। 3 बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल में विबजीओर है, वायलेट से लेके रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। विजिबल के बारे में बात करें एप्लीकेशन, तो जितना भी कुछ हम देख पा रहे हैं वो इस स्पेक्ट्रम की वजह से ही देख सकते हैं, ठीक है, जो ट्यूबलाइट्स बल्ब्स ग्लो करते हैं या एवरीथिंग विच इज, ठीक है, जो भी देखने में आ रहा है आंखों की मदद से, तो दैट इज ड्यू टू दिस विजिबल, ठीक है, जो भी ऑप्टिकल सेंसेशन हमारे रेटिना में होती है वो इस विजिबल स्पेक्ट्रम के कारण हो पाती है, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट के भी 3 एप्लीकेशन एटलीस्ट हम देखते हैं। एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है कि आजकल जो हम लोग वाटर प्यूरिफायर्स आरओ खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है आरओ विद यूवी, राइट, तो इट इज यूज्ड, तो क्यों यूवी टेक्नोलॉजी वाला क्या करता है आरओ का पर्पस होता है वाटर प्यूरिफाई करना, बट वाटर में अगर कोई बैक्टीरिया है उसको प्यूरिफाई नहीं कर सकता, उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता वो आरओ की मदद से, ठीक है। आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, तो वो उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता, तो एक दूसरी टेक्नोलॉजी उसमें और डाली जाती है एंड दैट इज यूवी को इंक्लूड किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब उस प्यूरिफाइड वाटर से पास की जाती हैं तो कोई जर्म्स या बैक्टीरिया हो तो वो उनको किल कर देती है, तो इट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है, या जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स। दो 3 ठीक से पता होनी चाहिए हमको, मिक्स मत कर देना। देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हम लोग यूज करते हैं इन स्टेरलाइजेशन पर्पसेस। स्टेरलाइजिंग आपको पता है क्या होता है, स्टेरलाइजिंग, ठीक है, STER, सो स्टेरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जब सर्जरी करते हैं तो खून लग जाता है, बहुत सारे कीटाणु जर्म्स होते हैं, तो अब उनको ऐसा नहीं कि हम बार बार खरीदने जाते हैं, ठीक है, कुछ चीजें ठीक है वो रिन्यू होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीजों को हम बहुत अगर एक्सपेंसिव होती हैं तो उनको हम इतना जल्दी चेंज नहीं कर सकते, तो स्टेरलाइजेशन वो यूवी रेडिएशंस के द्वारा होता है। यूवी रेडिएशंस अगर डाली जाए तो वो स्टेरलाइज हो जाती है। आजकल भी जो कोरोना फैला हुआ है तो यूवी रेडिएशंस से बोल रहे हैं कि स्पेशल लाइट आ रही है, ठीक, तो उससे हम यूवी रेडिएशंस फॉल करवा रहे हैं उस स्थान पे जिस स्थान को हमें सैनिटाइज करना है, तो वो यूवी रेडिएशंस फॉल होती हैं, ठीक है। एक छोटा सा लाइट के स्ट्रक्चर में देखने जैसा होता है, मगर वहां से कोई लाइट नहीं निकलेगी। लाइट का मतलब हो जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, वो बात नहीं हो रही है, ठीक है, उससे यूवी रेडिएशंस निकल रही हैं और वो यूवी रेडिएशंस किसी भी सरफेस पे यदि जर्म्स है तो हम जरा सा उसको ऐसे से हिलाएंगे तो यूवी रेडिएशंस उसको सैनिटाइज कर देंगी, किल कर देती हैं, ठीक है।
वायरसेस को या बैक्टीरिया या जर्म्स को। तो स्टेरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें इसका इस्तेमाल होता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो थी, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ, इंपॉर्टेंट है बेटा, it is used to study the structure of molecules, molecular structure भी बोल सकते हो, ठीक है, and the arrangement of electrons, arrangement of electrons, ठीक है, in the shells। तो arrangement of electrons in the shells and study the structure of molecules in external shells, right? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये किसकी मदद से किया जाता है। हायर क्लासेस में ही हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मदद से, थर्ड पॉइंट के अंतर्गत मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की मदद से वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सटर्नल शेल्स, ठीक है। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए डाला है कि ऐसा ही कुछ सिमिलर सब पॉइंट आ जाता है अगले वाले में भी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आता है हमारा, दिस वाज अल्ट्रावायलेट radiations, and the next is the X-rays, right? This is sixth। फर्स्ट, यदि अगर हम लोग मेडिकल साइंसेस में बात करें, सर्जरी में बात करें, तो मेडिकल साइंसेस में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सरे की मदद से वी डिटेक्ट द फ्रैक्चर्स, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इसका, ए पॉइंट में डाल देता हूं, फ्रैक्चर्स, ठीक है, या कोई बोन टूटी है या कोई क्रैक आया है बोन में, वो डिटेक्ट होते हैं। देन यदि अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में हो, ठीक है, कोई बुलेट है, ठीक है, या कोई मेटल अंदर चला गया है, ठीक है, वो फॉरेन बॉडीज भी डिटेक्ट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सरेज, राइट। और यदि कोई डिसीज्ड ऑर्गन भी है, ठीक है, यदि अगर कोई ऑर्गन खराब है, वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सरेज की मदद से, राइट। देन नेक्स्ट आता है हमारा, एक्सरेज का ये था सारा यूज सर्जरी में। देन इंजीनियरिंग में यदि हम बात करें, तो दे डिटेक्ट फ्लॉज, ठीक है, या होल्स। कोई मेटल का निर्माण हो गया है, उसमें कोई फ्लॉज है, कोई कट्स है, ठीक है, कोई होल्स है, तो दे आर ऑल डिटेक्टेड बाय दीज एक्सरेज, राइट। दे आर ऑल्सो, एंड लास्ट यूज है, ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करती हैं यूवी रेडिएशंस एंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेटा, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो ये इसीलिए कंफ्यूजिंग है। तो ये जब वो पूछते हैं कि ये एप्लीकेशन किस वेव के लिए, तो वहां बड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। एंड द लास्ट इज गामा रेज, एंड गामा रेज आर द हाईली एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा ताकत या एनर्जी जो होती है वो गामा रेडिएशन, सेवेंथ है बेटा, ठीक है, के पास होती है। इनका न्यूक्लियर ओरिजिन होता है, तो क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर से निकल के आती है, तो दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस, इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस कैसा है अंदर से,
ठीक है, तो वो सारी जानकारी वो गामा रेज के द्वारा। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटिंग कैंसर सेल्स, ठीक है, या ट्यूमर्स को डिस्ट्रॉय करना हो, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बट ये सारा बड़ा हाईली सोफिस्टिकेटेड होता है। हम कॉन्सेंट्रेट करके उन गामा रेडिएशंस को डालते हैं और वो उस जगह को जला देती हैं ताकि वो कैंसर सेल्स फैल ना सके, तो ये कंट्रोल करता है। एंड दीज गामा रेडिएशंस आर आल्सो यूज्ड टू इनिशिएट, यानी कि शुरू करने के लिए, टू इनिशिएट न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो बॉम्बार्डमेंट और ये सब करने का काम, ठीक है। तो दे आर आल्सो यूज्ड टू इनिशिएट द न्यूक्लियर रिएक्शन। सो दिस वाज for today everything about electromagnetic spectrum, unki wavelengths, frequencies and their methods of production and uses, right? Thank you very much.